दोस्तों ये यूनिवर्स वैसे तो रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया कहाँ से। इसका आंसर है द बिग बैंग थ्योरी, वो थियोरी जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। आई नो कि आप में से कई लोगों को इस थियोरी के बारे में पता होगा, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्हें द बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में मिस ना कर सको। और हाँ दोस्तों, इस बार की वीडियो काफ़ी लेट आई है, उसके लिए सॉरी, लेकिन कहते हैं ना कि देर से आए बट दुरुस्त है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हो सायो फैक्ट। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि हम एक टाइम मशीन के स्पेसशिप में बैठे हुए हैं। तो भाई और बहनों, तुम में से कोई है जो पहली बार ऊपर जा रहा है? क्यों? रॉकेट में उल्टी अलाउड नहीं, समझे? तो आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें, क्योंकि हम जा रहे हैं आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले की दुनिया में। अब हम पहुंच चुके उस वक्त पर जब आज हमारे अनंत सरकने वाला ब्रह्मांड सिर्फ एक छोटे से गोले में सीमित था। पर मैं आपको बता दूं कि इस गोले के अंदर ना सिर्फ हमारा यूनिवर्स, बल्कि जितने भी पैरेलल यूनिवर्स हम इंसान प्रेडिक्ट करते हैं, वो सब कुछ इस ऊर्जा के गोले के अंदर मौजूद था। लेकिन एक और बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ समय जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि यहाँ पर अभी टाइम पूरी तरह से ज़ीरो है। खैर, ये सब सुन के आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे कि जब ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक छोटे से ऊर्जा के गोले में सीमित था, तब उस दौरान इसके आसपास आखिर क्या मौजूद था, और ये गोला आखिर कैसे बना, और उस गोले के बनने से पहले वहाँ पर क्या था। तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब हम बारी बारी करके जानते हैं। तो अगर हम साइंटिस्टों के माने तो इस गोले के बनने से पहले ना ही कोई स्पेस था और ना ही कोई टाइम। और जब यहाँ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले समय नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो उससे पहले क्या था, ये तो सवाल ही गलत हो गया। क्योंकि पहले और बाद में, प्रेजेंट और पास्ट जैसी बातें तब आई ना जब वहाँ पे टाइम होगा। और रही बात कि इस गोले के आसपास क्या था, तो साइंटिस्टों का कहना है कि ये गोला एक ऐसे डायमेंशन में मौजूद था जिसके आसपास कुछ भी ना हो। दरअसल ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसे हमारे ब्रेन के लिए इमेजिन कर पाना नामुमकिन है। हम उस वक्त पर वापस आते हैं जब ये गोला फटने वाला था। पर जैसे ही टाइम 10⁻⁻43 होता है, वैसे ही किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड फट जाता है और बहुत ही तेज़ी से चारों ओर फैलना शुरू कर देता है। और इसी धमाके को हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, वो सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। और ये एनर्जी पूरी तरह से यूनिवर्स में फैल गई, और इसी समय स्पेस का भी जन्म हुआ, और साथ ही साथ समय भी अपने अस्तित्व में आ गया। और ये एनर्जी जो बिग बैंग से निकली थी, वो करोड़ों सालों तक स्पेस में फैलती रही। जब ये एनर्जी जन्म ली थी तो वो बहुत गर्म थी, लेकिन इन करोड़ों सालों में ये एनर्जी ठंडी होने लगी, और इसी एनर्जी के चलते मैटर का फॉर्मेशन अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में हो गया, जिसे आज हम इंसान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। दरअसल अगर हम मैटर को आसान भाषा में कहें तो मैटर वो परमाणु होता है जिससे इस यूनिवर्स में सब कुछ बना है। लेकिन मैटर के अलावा भी इस दुनिया में एक और चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वो चीज़ मैटर के बिल्कुल उल्टा था, जिसे आज हम इंसान एंटी मैटर के नाम से भी जानते हैं। और जब एंटी मैटर मैटर के बिल्कुल उल्टा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब वो एक दूसरे के साथ मिलते थे तब वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। और ऐसा हुआ भी, और हमारी यूनिवर्स इनके धमाकों से भर गई। बट फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से कुछ ज़्यादा था, जिस कारण से एक मैटर का गोला बच गया। लेकिन अब इसके सामने कुछ भी ना होने की वजह से वो भी फट जाता है। पर यह विस्फोट हम इंसानों के लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि इस मैटर से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी। और उस मैटर के गोले के विस्फोट के बाद यूनिवर्स के अंदर की चीज़ें बाहर आई, और वापस से यूनिवर्स ठंडा होने लगा, और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हुआ। धूल जिसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में किसी मिस्टीरियस कारण के चलते एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं
ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस यूनिवर्स में ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम्स ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ग्रेविटी के चलते एटम्स जगह जगह पर कंप्रेस्ड होने लगे और जैसे जैसे कंप्रेस्ड होते गए वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगा। और जैसे ही टेम्परेचर करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तब एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूज होकर हेलियम बनाने लगता है और फिर उस प्रोसेस के कारण बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय इस यूनिवर्स के सबसे पहले स्टार का जन्म होता है। ऐसे ही लाखों सालों तक चलता रहा और देखते ही देखते इन स्टारों की संख्या 1 से 1000, फिर 1000 से लाख और फिर लाख से करोड़ तक पहुंच गए। और यही वो तारे हैं जिन्हें आप रात के आसमान में देखते हो। अब ग्रेविटी के चलते ये स्टार्स एक दूसरे के करीब आकर अपना अपना ग्रुप बनाने लगे और इसी ग्रुप को आज हम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही लाखों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इनमें से ही एक गैलेक्सी थी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें आगे चलकर हमारी सोलर सिस्टम और पृथ्वी बनने वाली थी। खैर, अब हम चलते हैं हमारे इस हाल ही में बने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, साथ ही धमाकों से हुई कुछ डस्ट अभी भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन हज़ारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी के चलते डस्ट सबके सामने आने लगे और इसी दौरान ये सभी एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले पत्थर ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे, जिसकी वजह से शुरू होता है प्लैनेट्स और मून्स के बनने का सिलसिला। इन्हीं प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के दौरान बचे हुए हाइड्रोजन के पार्टिकल्स वो भी एक दूसरे के साथ मिलने लगे और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण नए तारों का जन्म होने लगा। और इन्हीं तारों में से एक तारा था हमारा सूरज। जब ये स्टार्स बने तब एक बहुत ही तेज़ सोलर विंड को इरेप्ट किए, जिससे कि सारे धूल के कण स्टार से काफ़ी दूर चले गए और बस वही चीज़ें स्टार्स के पास टिक पाई जिनका साइज बहुत ही बड़ा था। ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स थे। और इसके बाद ग्रेविटी के चलते प्लैनेट्स भी अपना अपना ग्रुप बनाने लगे, पर इस बार एक ग्रुप गैलेक्सी के रूप में नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के रूप में बनता है, जिनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा भी था, जिसके अंदर अर्थ, मार्स, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स मिलकर टोटल 8 प्लैनेट्स थे। लेकिन इस दौरान ये सभी प्लैनेट्स अपने फॉर्मेशन के शुरुआती स्टेज में थे और कुछ जुपिटर जैसे प्लैनेट्स तो गैस से ही बने हुए थे और हमारी पृथ्वी तो किसी लावा के गोले से कम नहीं थी, जिसका एक दिन बस 6 से 8 घंटों का होता था। इसे देखने से यूँ लगता था मानो यहाँ कभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन आखिरकार इस लावा वाली पृथ्वी पर धरती और पानी कैसे आया और लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। और दोस्तों, इस थियोरी को अधिकांश लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें मिले सबूत इस थियोरी के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और बात रही यूनिवर्स की एज की, तो साइंटिस्टों ने इसकी एज कैसे फाइंड की होगी? वेल, इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर आप किसी वीडियो में धमाके को देख रहे हो तो आप उस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि उस धमाके की शुरुआत कब और कैसे हुई। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार को माप कर और कुछ कैलकुलेशंस के जरिए साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में संकुचित होंगे और इस तरह से हमें एक अनुमानित समय मिला। आई होप कि आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड थैंक यू गाइस आपका कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आया तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए और शेयर तो जरूर कर देना, क्योंकि नॉलेज तो बांटने से बढ़ता है मेरे दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।